हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में बच्चों हम लोग कक्षा 12 का बोर्ड एग्ज़ाम में जो पेपर हुआ था 2023 में उसको सॉल्व करेंगे। उस पेपर का कोड बच्चों है 347 सीसी। जो पेपर आज हम लोग करने वाले हैं विषय रसायन विज्ञान से संबंधित कक्षा 12 के लिए, उसका कोड हमारा कितना है 347 सीसी। इसका निर्धारित समय बच्चों कितना होता है 3 घंटे 15 मिनट है। आपको प्रारंभ के 15 मिनट जो दिए जाते हैं वो प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। दूसरी बात है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए होते हैं। जो भी क्वेश्चन हमें दिया गया होता है उसके सामने ही वो कितने नंबर का है ये भी अंकित होता है। साथ ही साथ प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। जो प्रश्न हो उसी के अनुसार उसका आंसर देना अनिवार्य होता है। आगे जहां आवश्यक ना हो रासायनिक समीकरण दीजिए, जहां आवश्यक हो वहां रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी यदि किसी क्वेश्चन में रासायनिक समीकरण की आवश्यकता है तो आप उसे देंगे। 2023 की परीक्षा में रसायन विज्ञान के सब्जेक्ट में संशोधन नहीं हुआ था, इसलिए इस पेपर में वो भी क्वेश्चन है जो पहले कोर्स चल रहा था अब नहीं है। तो जो क्वेश्चन आज की परीक्षा में नहीं है उन क्वेश्चनों को इस पेपर में हम आपको नहीं बताएंगे। इस पेपर में आपको क्वेश्चन केवल वही बताए जाएंगे जो इस समय परीक्षा में आने योग्य हैं या जो सिलेबस के अंतर्गत हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। बच्चों, इसमें दिया गया है कि कौन सा स्टाइकियोमेट्रिक दोष नहीं है। जो हमारा ये पेपर दिया गया है इसका जो पहला क्वेश्चन हम लोगों को दे दिया गया है, ये क्वेश्चन जो इस समय बोर्ड परीक्षा होने जा रही है उस परीक्षा में आपको नहीं दिया जाएगा। तो यानी जो पहला क्वेश्चन है ये बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। अंतराकाशीय दोष, फ्रेंकेल दोष, धातु अधिक दोष, शॉटकी दोष जो हैं जो ये दिए गए हैं दोषों से संबंधित यानी ठोस अवस्था से संबंधित कोई भी प्रश्न इस बार बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा क्योंकि वो चैप्टर हटा दिया गया है। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या है? 10, 100, 18 या 1। हमें मात्रा कितनी दी गई है? 180 ग्राम। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे स्मॉल w बराबर 180 ग्राम। हमें मात्रा दी गई है 180 ग्राम। अब सबसे पहले हम लोग जड़ का अणुभार निकालेंगे यानी H2O का अणुभार। तो H2O का अणुभार बच्चों m बराबर हम लोग क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। तो 2 गुणे 1 करेंगे प्लस 16 गुणे 1 क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या 1 है। टोटल हम लोग m बराबर निकालेंगे तो हमारा आएगा 18 आएगा। अब हमें निकालना है मोलों की संख्या। तो सूत्र होता है n बराबर W/m। तो W का यदि मान देखेंगे तो हमारे पास 180 है और m का मान कितना आया? 18। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10। तो हमारा जो ऑप्शन 10 होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला 10। तो जल के 10 ग्राम में मोलों की संख्या 180 ग्राम में जल में मोलों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 10। तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा पहला विकल्प सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर गा दिया गया है इसमें ये पूछा गया कि शून्य कोट की अभिक्रिया है। जो भी हमें क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें हमें शून्य कोट की अभिक्रिया बतानी है कि शून्य कोट की अभिक्रिया कौन सी है। तो पहली रिएक्शन बच्चों दी गई 2FeCl3 SnCl2 2FeCl2 SnCl4। तो जो पहली रासायनिक अभिक्रिया दी गई है बच्चों ये हमारी तृतीय कोट की अभिक्रिया है। तृतीय कोट की अभिक्रिया है क्योंकि इसकी सांद्रता जो है किसी 3 अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग किन्हीं 3 अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर करता है तृतीय कोट की अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका जो सांद्रण है वो 3 अभिकारकों पर निर्भर कर रहा है, इसलिए ये तृतीय कोट की अभिक्रिया है जिसमें से 2 Fe हैं FeCl3 और एक SnCl4 है। अगला दिया गया है H2 और Cl2 2HCl। बच्चों H2Cl2 से 2HCl प्राप्त करने के लिए ये जो रासायनिक अभिक्रिया है किसी भी अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक पदार्थों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है।
ऐसी रासायनिक अपक्रिया को शून्य कोट की रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो जो दूसरी बच्चों हम लोगों को प्राप्त हुई है ये कौन सी है, ये हमारी शून्य कोट की अपक्रिया है। पहले हम लोग सारी प्राप्त कर लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। जो हमें तीसरी रिएक्शन दी गई है, एथिल एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया कर रहा है, तो एथिल एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों की मात्रा पर या सांद्रता पर यह अपक्रिया निर्भर करेगी, इसलिए ये अपक्रिया हमारी कौन सी है, द्वितीय कोट की है। ये हमारी द्वितीय कोट की अपक्रिया है और ये हमारी तृतीय कोट की अपक्रिया थी हमारी, मैंने पहले बता दिया है। अगली रिएक्शन में जाते हैं, CH3COO यानी मेथिल एसीटेट का जल अपघटन हो रहा है, तो H2O की मात्रा पर ये अपक्रिया निर्भर नहीं करी, यानी एक पे कर रही है। जब एक पे करेगी तो इसे कह लेंगे बच्चों हम लोग प्रथम कोट की अपक्रिया। तो ये हमारी कौन सी है, ये हमारी है प्रथम कोट की अपक्रिया। अब पेपर के क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें कहा गया था कि शून्य कोट की अपक्रिया है, तो शून्य कोट की अपक्रिया बच्चों कौन सी हमारी है, दूसरे नंबर वाली जो अपक्रिया दी गई है ये शून्य की कोट की अपक्रिया है। फिर आपको बता दें कि यदि किसी एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर कोई अपक्रिया निर्भर करती है तो वो प्रथम कोट की होगी, दो अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर करेगी तो द्वितीय कोट की होगी, तीन अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर यदि निर्भर करेगी तो तृतीय कोट पे, और किसी पर निर्भर नहीं करेगी तो वो शून्य कोट की अपक्रिया होगी। अब बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, फार्मेलिन का जलीय विलयन होता है। हम लोगों को दिया गया है फार्मेलिन का जलीय विलयन। तो फार्मेलिन जलीय विलयन किसका होता है बच्चों, फार्मेल्डिहाइड का होता है। जो फार्मेल्डिहाइड होता है हमारा HCHO, फार्मेल्डिहाइड के 40% जो हमारा विलयन होता है, 40% विलयन को हम लोग फार्मेलिन कहते हैं। फार्मेल्डिहाइड के 40% विलयन को क्या कहते हैं, फार्मेलिन। फार्मेलिन का उपयोग अधिकांशतः जीव जंतुओं को संरक्षित रखने में किया जाता है, यानी कह सकते हैं कि मृतक जीव जंतुओं को संरक्षित करने में इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो फार्मेलिन विलयन किसका होता है, फार्मेल्डिहाइड का होता है। अब जो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे दिया गया है कि एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक। तो जब हम लोग एमाइड से एमीन बनाते हैं तो एमाइड से एमीन बनाने के लिए जो हमें ये पहला अभिकर्मक दिया गया है यानी HCl/ZnCl2, ये बच्चों ल्यूकास अभिकर्मक है, ये हमारा ल्यूकास अभिकर्मक है, तो इसका प्रयोग तो करेंगे नहीं। दूसरा हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन है, ये हमें ऑक्सीडेशन के लिए प्रयोग करना पड़ता है। और जो तीसरा है ये हमारा सोडा लाइम के रूप में प्रयोग होता है। सोडा लाइम का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें एल्केन प्राप्त करना होता है तो उस समय हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अंतिम बचा हमारा है Br2KOH, तो इसकी हम लोग रासायनिक अपक्रिया भी दे देते हैं कि कैसे बनता है, वो भी देख लेते हैं कि बन रहा है या नहीं, ये भी देख लें। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कोई भी एमीन, जैसे मान लीजिए आपने एमाइड ले लिया CH3CONH2, तो ये हमारा हो गया एसिटामाइड। एसिटामाइड में हम लोगों ने ब्रोमीन जोड़ दिया, ब्रोमीन के साथ हम लोगों ने 4KOH जोड़ दिया। साथ ही साथ जब हम लोग रिएक्शन देंगे तो हमारा बनेगा CH3NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2KBr और प्लस 2H2O। तो आप देंगे ये हमारा एमाइड दिया गया है। एमाइड में कौन सा एमाइड है, एसिटामाइड। ब्रोमीन और KOH से अपक्रिया करके क्या बनाता है, एमीन, यानी एमीन हमारा कौन सा है, ये प्राथमिक एमीन है। तो ये हमें एमीन देता है। तो एमाइड से एमीन बनाने के लिए हम लोग Br2 और KOH का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। विकल्प क्या है, किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप उसके रीजन के साथ अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो परीक्षा में ज़रूर सही होगा। किसी भी क्वेश्चन पे अंदाज़ा से
तुक्का लगा के सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। ये हमारा चाह है, इसमें आपको जो दिया गया है वो ये है, ग्लूकोज एल्डिहाइड टालिन अपकर्मक से क्रिया करके क्या बनाता है। तो पहले हम लोग एल्डिहाइड देख लेते हैं। जैसे हम लोगों का CH3CHO है, एल्डिहाइड में हम लोगों ने टालिन अभिकर्मक Ag2O जोड़ा, तो ये हमें Ag2O से क्या मिलेगा, ऑक्सीजन जो यहाँ जुड़ जाएगा, ये बनाएगा CH3COOH प्लस 2Ag। तो ये हमें मिलता है रजत दर्पण। तो रजत दर्पण मिल गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ बच्चों, सिल्वर प्राप्त हुआ। तो इसका विकल्प कौन सा होगा, ये तो हमारा टालिन विक्रमक है, तो ये तो मिलेगा नहीं। तो क्या मिलेगा, सिल्वर का सफ़ेद अपक्षेप मिल जाएगा बच्चों। अगर हम लोग ग्लूकोज के साथ जाएंगे तो ग्लूकोज का सूत्र होता है CHO बॉन्ड CHOH का होल 4 और बॉन्ड CH2OH, ये ग्लूकोज है। इसके साथ हम लोग Ag2O जोड़ेंगे तो ये हमें बना के देगा COOH बॉन्ड CHOH का होल 4 और नीचे बॉन्ड CH2OH प्लस हमें मिलेगा 2Ag। इसमें भी 2Ag मिला, इसमें भी 2Ag मिला, तो ये हमें क्या मिलता है, ये ग्लूकोनिक अम्ल है और ये एस्टिक अम्ल है। तो दोनों स्थितियों में हमें सिल्वर प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड समूह होता है और एल्डिहाइड में भी एल्डिहाइड समूह है। जब दोनों में एक ही समूह है तो दोनों के दोनों एक ही प्रकार की रिएक्शन करेंगे। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब बच्चों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो हमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी घनीय जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर जब किसी घनीय जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर उपस्थित अन्य दो परमाणुओं के संपर्क में हो तो घनीय जालक की संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए। ये चैप्टर बच्चों इस समय बोर्ड परीक्षा के सिलेबस में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे। अगला दिया गया है, भारानुसार 30% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो हमें ये बच्चों क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसे हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। अब हम लोग इसको लगाते हैं। कह रहा है कि जब किसी भारानुसार 30% ग्लिसरॉल, हमें ग्लिसरॉल की मात्रा कितनी दी गई है, 30% दी गई है। तो 30% ग्लिसरॉल के लिए हम लोग इसे लगा लेंगे। तो इसको यहीं लगा देते हैं, जगह के अभाव के चक्कर में ये सवाल हो नहीं पा रहा है। तो मात्रा बच्चों इसकी कितनी दी गई, 30%। तो ग्लिसरॉल यानी जो हम लोगों को दिया गया है C3H8O3, इसका सूत्र बच्चों आपको बता दें, सूत्र इसका होता है CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH, ये इसका सूत्र है। तो कार्बन की संख्या इसमें 3 है, हाइड्रोजन 3, 3, 6, 2, 8, ऑक्सीजन भी तो ये है। तो इसका कितना परसेंट दिया गया है, 30%। 30% ये है। और ये है क्या बच्चों, ये हमारा विलेय है। अब ये किस में मिलाया गया, H2O में। तो H2O क्या है इसके लिए, H2O है इसके लिए विलायक। तो ये हमारा है विलायक है, तो हम लोग विलायक के लिए करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, अगले क्लास में फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आज के बच्चों धन्यवाद।